हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने माता पिता जी का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध है क्या? हम अपने पूरे जीवन में अगर हम देखें तो रक्त संबंध को हमेशा यूज करते रहते हैं। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके आता ही आता है। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे आता है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं रक्त संबंध के बारे में, तो जैसे कि हम नॉर्मल अपने लाइफ में जब देखते हैं हम, तो हमें हर तरफ जो रिलेशन दिखाई देता है, जहां से हमारे रक्त संबंध के रिलेशन दिखाई देते हैं, वही हमारा ब्लड रिलेशन होता है। इसके लिए एक लाइन अगर मैं आपसे बोलूं तो आप समझ सकते हैं कि सच अ रिलेशन which is used to make a family tree is called blood relation। एक ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष बनाने के काम में आता है, उसे हम रक्त संबंध कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मैंने लिखा सच अ रिलेशन which is used to make a family tree is called blood relation। एक ऐसा रिश्ता जिसका इस्तेमाल हम फैमिली ट्री बनाने के लिए करते हैं, उसे हम रक्त संबंध बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा यहां पर एक परिवार है, उस परिवार के ये दादाजी हैं और ये दादी जी हैं। एक परिवार है, उस परिवार के ये दादाजी हैं और ये दादी जी हैं, और इनके दो संतानें हैं। एक संतान आपके पिताजी मान लीजिए, और इनकी बहन बुआ। दैट मीन्स कि अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में लेकर के चलूं तो अपने रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, मतलब मेरे दादा और मेरी दादी हैं, तो यहां पर उनकी दो संतान दिखाई देंगी जो मेरे फादर और मेरी बुआ जी होंगे। अच्छा, इसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं कि फिर इनकी क्या होती है। इनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया गया तो इनकी शादी कर दी गई। जब इनकी शादी हो गई तो यहां पर आपकी माता जी आ गई और यहां पर फूफा जी बुआ जी को लेके चले गए। फिर भी बुआ से रिलेशन था तो फूफा से भी ब्लड रिलेशन ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाता है। फिर इन्होंने फिर जब शादी हो गई इनके, तो इनके भी बच्चे पैदा हुए। इनके बच्चे पैदा हुए तो ये देखिए, ये आप हो गए, आपकी सिस्टर हो गई। यहां पर देखोगे तो इनके एक बेटा और इनकी एक बेटी हो गई। अब इनके बेटा एक बेटी, इनका आप हो गए, आपकी सिस्टर हो गई। अब आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया गया, अब आपकी शादी कर दी गई। आपकी शादी हुई तो आपकी पत्नी आई, और यहां इस लड़के की शादी हुई तो इसकी पत्नी आई। अब जब ये सारी बातें हो गई तब आपको देखने को क्या मिला? देखने को मिला कि इनके तीन संतान फिर से पैदा हुई, और जब इनकी तीन संतान पैदा हुई तो एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल, और यहां पर हमने देखा एक मेल और एक फीमेल। इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा दादा दादी उस परिवार के जड़ हो गए, तने के रूप में बुआ जी और पिताजी हो गए, शाखाओं के रूप में हम और आप हो गए, टहनियों के रूप में हमारे बच्चे हो गए, पत्तियों के रूप में उनके बच्चे, फूलों के रूप में उनके बच्चे, और फलों के रूप में उनके बच्चे। इस तरीके से अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको एक बात बहुत ही कायदे से देखने को मिलती है कि यह एक वृक्ष है, यह एक ट्री है, यह एक पेड़ है, और एक पेड़ धीरे 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 बढ़ता हुआ चला गया। इसे ही हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा संबंध जो परिवार का एक वृक्ष बनाने के काम में आता है, उसे हम रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन कहते हैं। अगर हम इस टॉपिक को आगे करें, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन करने चले, तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए किस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कितने जनरेशन का गैप होता है, किसको हम क्या शो करते हैं। इस बात को अगर हमें समझना हो तो इसको हमें समझने के लिए एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आपको मैं कह सकता हूं जनरेशन गैप। अगर मैं जनरेशन गैप की बात करूं तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी का अंतर। इसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी का अंतर। और यहां पर अगर हम बात कर ले आपसे तो इसे हम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन हमारे पास दो तरीके से होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। रिलेशन हमारे पास दो तरीके से होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। और हम इनको कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए हमारा एक सिंबल होता है। हम इसको कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए हम सिंबल अर्थात प्रतीकों का यूज करते हैं। अगर मैं जनरेशन गैप के सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपको जनरेशन गैप में दिखाई देगा डबल जनरेशन गैप, दो पीढ़ी का अंतर।
अगर मैं डबल जनरेशन गैप की बात करूं तो सबसे पहले डबल जनरेशन गैप में आपको देखने को क्या मिलता है, आप पे ग्रैंडफादर देखने को मिलेंगे। आप पे को क्या देखने के मिलेंगे, ग्रैंडफादर देखने को मिलेंगे, ग्रैंडफादर इनला भी देखने को मिलेंगे, ग्रैंडफादर इनला भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होते हैं, ये दादा या नाना जी होते हैं, और ये जो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ होंगे उनके ग्रैंडफादर या अर्थात उनके नाना या दादाजी को आप ग्रैंडफादर इनला कहते हैं। ध्यान रखना, इनला जहां लग जाता है वही आपका क्या हो जाता है, कानून में, अर्थात बात जब विपक्ष की हो जाए तो वहां पर क्या आ जाता है, इनला आ जाता है। जो आपका नहीं है लेकिन कानून में वो आपका है, वहीं पर इनला होता है। मतलब ससुराल पक्ष के जितने रिश्ते आप प्रयोग करते हैं वहां पर आप इनला यूज करते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में आपको बाबू ग्रैंड मदर देखने को मिलेगी। ग्रैंड मदर कौन होती है, दादी या नानी होती है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ग्रैंड मदर इनला देखने को मिल जाएगा। ग्रैंड मदर इनला कौन होती है, तो कहते हैं कि आपके पति या आपकी पत्नी की जो ग्रैंड मदर होती है उसे हम ग्रैंड मदर इनला कहते हैं। क्योंकि 2 जनरेशन का गैप है तो हम यहाँ पर 2 लाइन शो कर देते हैं और यहाँ से हमें डबल जनरेशन गैप देखने को मिल जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम आपको दिखाते हैं कि सिंगल जनरेशन गैप का रिलेशन कैसे निकलेगा। अगर मैं सिंगल जनरेशन गैप की बात करूं तो सबसे पहले मेल में आपको आपके फादर दिखाई देते हैं। सबसे पहले मेल में आपको आपके फादर दिखाई देंगे और फादर के बाद में आपको आपके अंकल दिखाई देंगे। जरा बहुत ध्यान से एक बात समझना कि इस धरती पर अंकल सब हैं। आपके पिता के जनरेशन के जितने मेल होंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, आपके फादर के जनरेशन के जितने मेल हैं, जितने पुरुष हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी आपके अंकल होते हैं। चाहे वो चाचा हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो फूफा हो, चाहे वो मौसा हो, चाहे वो बड़े पापा हो, सबके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, अंकल। ध्यान देना, आप एग्जाम में अंकल वर्ड हिंदी में भी लिख करके आता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी था। और यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के जो फादर होते हैं उन्हें हम फादर इन लॉ कहते हैं। मतलब जो कानून में आपका फादर होगा वो फादर इन लॉ कहलाता है। फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो फीमेल में हमें मदर देखने को मिलेगी। मदर मतलब हमारी माँ, जो हमें जिसकी हम संतान हैं। और मदर के बाद में आपको देखने को मिलता है आंटी। ध्यान देना, आंटी कौन है, तो इस धरती पर माता की जनरेशन की जितनी फीमेल्स है, आपकी माँ के जनरेशन की जितनी फीमेल्स हैं, सब की सब आपकी आंटी हैं। चाहे वो चाची हो, चाहे वो मामी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे वो बड़ी मम्मी हो, सब के सब आपकी क्या है, आंटी हैं। उसके बाद में मदर हो गई, आंटी हो गई। अब आपको देखने को मिलेगी मदर इन लॉ। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कह ली कि भैया जहां पर आप इनला लगा दोगे बात विपक्ष की हो जाएगी, मतलब बात ससुराल पक्ष की हो जाएगी। तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की जो माँ होती हैं उन्हें हम मदर इन लॉ कहते हैं। और इनको हम सिंगल लाइन से शो कर लेते हैं। यहां से हमें मदर इन लॉ देखने को मिल जाती है। आगे हम देखेंगे, आगे अगर हमें फिर से कुछ देखने को मिले तो हम देखेंगे सेम जनरेशन की बात हम करेंगे। सबसे पहले सेम जनरेशन में आपको ब्रदर देखने को मिल जाएगा। ब्रदर मतलब आपको पता है कि भाई होता है। ब्रदर के बाद में आपको कजिन देखने को मिलेगा। जरा यहाँ रुक करके समझ जाना और सारी बातों को समझ जाना कि कजिन हम किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से बात सुनना, इस धरती पर ब्रदर और सिस्टर वही है जो एक ही माता पिता की संतान है। बाकी इस धरती पर तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं है। इस धरती पर आपका भाई और बहन वही है जो एक ही माता पिता की संतान है। बाकी इस धरती पर आपका कोई भी भाई या बहन नहीं है। सब के सब आपके कजिन होते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड हिंदी में आता है, सहोदर। सहोदर का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो सह प्लस उदर होता है। सह प्लस उदर मतलब साथ, उदर मतलब पेट, सा मतलब साथ। जो एक ही पेट से पैदा हुए होते हैं उन्हें हम भाई या बहन कहते हैं। बाकी इस धरती पर आपका कोई भाई और बहन नहीं है। सब के सब आपके क्या है, कजिन है। जो सगा है वही भाई या बहन है, बाकी सब के सब आपके क्या है, कजिन है। इस बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे। कजिन के बारे में मैंने आपसे बता दिया। अब कजिन के बाद में आपको मिलेगा ब्रदर इन लॉ। क्या मिलेगा, ब्रदर इन लॉ।
अगर मैं ब्रदर इन लॉ की बात करूं तो ससुराल पक्ष के जितने मेल आपकी जनरेशन के होंगे सब ब्रदर इन लॉ होंगे। ससुराल पक्ष में जितने मेल आपके जनरेशन के होंगे सब के सब ब्रदर इन लॉ होते हैं। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको सिस्टर देखने को मिल जाएगी, सिस्टर के बाद में कजिन। एक बार थोड़ी देर पहले मैंने आपको कजिन के बारे में बात किया, कजिन वही है जो सगी नहीं है, जो एक ही माता पिता की संतान नहीं है, वही कजिन है, बाकी सब के सब ब्रदर या सिस्टर है। अब सिस्टर हो गई, कजिन हो गई, तब यहां से आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टर इन लॉ। क्या देखने को मिल जाएगा? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ हम किसे कहते हैं? तो अगर हम सिस्टर इन लॉ की बात करें तो ससुराल पक्ष की जितनी फीमेल्स आपकी जनरेशन की होंगी सब सिस्टर इन लॉ होंगी। ससुराल पक्ष की जितनी फीमेल्स आपकी जनरेशन की होंगी सब सिस्टर इन लॉ होंगी, चाहे वो साली हो, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो ननद हो, चाहे वो भाभी हो, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? सिस्टर इन लॉ होते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल लाइन आप शो कर दोगे तो सेम जनरेशन आपका दिख जाएगा। अब आपके पास एक बार लास्ट में आपको सिंगल जनरेशन गैप दिखा देता हूं, एक बार लास्ट में आपको सिंगल जनरेशन गैप दिखा देता हूं। सिंगल जनरेशन गैप में सबसे पहले आपको सन देखने को मिलेगा, पुत्र। आप सभी को पता है पुत्र कौन होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा या भांजा। कहते हैं कि एक ही भाई या बहन का, भतीजा या भांजा मतलब कहते हैं भाई या बहन के बेटे को हम भतीजा या भांजा था नेफ्यू बोलते हैं। भाई या बहन के बेटे को हम क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। और उसके बाद में फिर यहां से आपको सन इन लॉ देखने को मिल जाएगा। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद। सन इन लॉ मतलब क्या होता है? दामाद। दामाद कौन होता है? बेटी के हस्बैंड को हम क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं। फिर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा डॉटर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं डॉटर की बात करूं तो डॉटर कौन है? पुत्री। आप सभी को पता है। फिर यहां एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, नीस देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं भतीजी या भांजी। जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? भतीजी या भांजी। भाई या बहन की बेटी को हम नीस बोलते हैं, भतीजी या भांजी बोलते हैं। और उसके बाद में यहां पर आपको मिल जाएगी डॉटर इन लॉ। अगर मैं डॉटर इन लॉ की बात करूं तो डॉटर इन लॉ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुत्र बधू बोलते हैं। डॉटर इन लॉ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुत्र बधू बोलते हैं। अर्थात जो पुत्र का वध करे उसे हम पुत्र बधू कहते हैं। जो पुत्र का वध करे उसे हम क्या कहते हैं? पुत्र बधू कहते हैं। अच्छा, एक चीज और थी, सेम जनरेशन में हमने दो लाइन छोड़ दी। एक यहां पर हस्बैंड हमने नहीं लिखा। कहते जिसका हंसना बंद हो जाए उसे हस्बैंड कहते हैं। जिसका हंसना बंद हो जाए उसे हस्बैंड कहते हैं। और अगर मैं वाइफ की बात करूं तो वाइफ मतलब होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, बिना किसी दिशा निर्देश के लड़ने वाली महिला का नाम क्या होता है? पत्नी होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को रिलेशन समझ में आया होगा, कौन से रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, और इस तरीके से आप पॉइंट समझ पाएंगे। अब आपको एक बात और यहां से देख लेनी चाहिए कि सर हम जहां जहां मेल शो करेंगे वहां वहां हम ट्राइंगल शो करेंगे, और जहां जहां फीमेल शो करेंगे वहां वहां हम सर्कल शो करेंगे। तो जहां भी हमने ट्राइंगल बना दिया वो मेल हो जाएगा, और जहां हमने सर्कल बना दिया वो फीमेल हो जाएगा। शादी के लिए आप सभी को पता है शादी दो लोगों के बीच में होती है, एक मेल और एक फीमेल होता है। और अगर शादी दो लोगों के बीच में होती है, एक मेल और एक फीमेल होता है, तो दोनों का जो जनरेशन होता है वो सेम होता है। तो डबल लाइन आप अगर ड्रा कर दोगे तो यहां पर पति पत्नी अर्थात मैरिज लाइन को शो कर जाएगा। किसको शो कर जाएगा? मैरिज लाइन को शो कर जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी जहां से आपको ये सीखने और जानने को मिला है कि ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, किस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। इसे हम फैमिली चार्ट बोलते हैं। अगर आपको रिलेशन चार्ट बोलते हैं, अगर हमें रिलेशन समझ में आ गया, फैमिली चार्ट समझ में आ गया, तो हम क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे। ओवरऑल 3-4 बातें हमने कर ली। ट्राइंगल जहां भी लगा देंगे वो मेल हो जाएगा, सर्कल जहां भी लगा देंगे वो फीमेल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना है ब्लड रिलेशन सॉल्व करते समय, की वर्ड जो आपको जानना है ब्लड रिलेशन सॉल्व करते समय, उसको जरा ध्यान से समझना और सुनना। किसी भी
व्यक्ति का नाम से कभी भी जेंडर क्लियर मत करना। किसी भी व्यक्ति का नाम से कभी भी जेंडर क्लियर मत करना जब तक वो किसी की भाई, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माता या कुछ भी, जब तक रिलेशन नहीं पता है तब तक नाम से जेंडर क्लियर नहीं हो सकता। अगर किसी का नाम राम लिखा है तो राम पुरुष है, इसके बारे में हमें नहीं पता जब तक कि उसके बारे में रिलेशन गिवन नहीं होगा। बहुत ध्यान से एक बात समझ लीजिए, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा आप कि ब्लड रिलेशन में नाम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होगा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जाननी चाहिए। हम सीधे अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आइए देखते हैं और पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है, ये फैमिली ट्री का क्वेश्चन है और फैमिली ट्री बनानी आएगी तभी आपको ब्लड रिलेशन समझ में आएगा। कहता है पी इज द फादर ऑफ आर। पी आर का पिता है। पी आर का पिता है। तो अगर मैं पूछूं फादर कौन है तो आप बोलोगे सर पी है। किसका फादर है? सर आर का फादर है। अगर पी फादर है बेटा तो पी आर से एक जनरेशन ऊपर होगा। अगर पी फादर है तो पी एक जनरेशन ऊपर जाएगा। किससे ऊपर जाएगा? आर से। फादर है तो मेल होगा। अगर पी फादर है तो मेल होगा और मेल होगा तो क्या होगा? ट्राइंगल होगा। और पी फादर है, किसका फादर है? आर का फादर है। तो आर इससे एक जनरेशन नीचे जाएगा और जब आर इससे एक जनरेशन नीचे जाएगा तो आर यहां कहीं जाएगा। पी इज द फादर ऑफ आर बट आर इज नॉट हिज सन। लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। पी आर का तो पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। ए बेटा, आप सभी को पता है कि अगर पी पिता हो गया है आर का तो आर पी की ही संतान है और संतान केवल दो होती हैं, या तो मेल होती है या तो फीमेल होती है। और अगर आर पी का सन नहीं है तो सीधी सी बात है आर पी का डॉटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो और अगर आर डॉटर है तो आर फीमेल होगी और फीमेल अगर होगी तो सर्कल होगा ना कि ट्राइंगल होगा। तो हम आर को सर्कल के अंदर रख देंगे और हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। पी इज फादर ऑफ आर बट आर इज नॉट हिज सन। पी आर का पिता है लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है। आगे लाइन कहता है टी इज द डॉटर ऑफ आर। टी आर की पुत्री है। पुत्री कौन है? टी। पुत्री कौन है? टी। डॉटर कौन है? टी। किसकी डॉटर है? आर की। अगर टी डॉटर है आर की तो एक जनरेशन नीचे आएगी। नीचे आएगी तो क्या होगी? फीमेल होगी और फीमेल होगी तो क्या होगा? ट्राइंगल होगा, सॉरी सर्कल होगा। तो टी इज द डॉटर ऑफ आर। वी इज द वाइफ ऑफ पी। हु इज द वाइफ ऑफ पी? तो वी इज द वाइफ ऑफ पी। वाइफ कौन है? वी है। किसकी वाइफ है? पी की। अगर वी वाइफ है तो फीमेल होगी, फीमेल है तो सर्कल होगी। तो यहां पर वी किसकी वाइफ हो गई? पी की वाइफ हो गई। हमने वी को पी की वाइफ बना दिया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। ब्रदर कौन है? क्यू है। किसका ब्रदर है? आर का। अगर क्यू ब्रदर है आर का तो आप सभी को पता है कि ब्रदर सेम जनरेशन में आएगा। ब्रदर कहां आएगा? सेम जनरेशन में आएगा। अगर ब्रदर सेम जनरेशन में आएगा तो क्या होगा? मेल होगा कि फीमेल होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, मेल ही होगा क्योंकि ब्रदर है और सेम जनरेशन। सिंगल लाइन ब्रदर है, आप ट्राइंगल के अंदर कर दो। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। एस इज द सन ऑफ क्यू। हु इज द सन ऑफ क्यू? एस। सन कौन है? एस है। किसका सन है? क्यू का। अगर एस सन है क्यू का तो एस एक जनरेशन नीचे जाएगा क्यू से और क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। और मेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। एस इज द सन ऑफ क्यू। यू इज द वाइफ ऑफ क्यू। वाइफ कौन है? यू। किसकी वाइफ है? क्यू की। यू इज द वाइफ ऑफ क्यू। वाइफ कौन है? यू वाइफ है। किसकी वाइफ है? क्यू की। तो अगर यू वाइफ है, क्यू की वाइफ है तो क्यू की शादी करवाओ। शादी करवाओगे सेम जनरेशन। सेम जनरेशन डबल लाइन। यू की शादी हो गई क्यू से, सेम जनरेशन डबल लाइन। शादी होगी, क्यू मेल है तो यू क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। अगर यू फीमेल होगी तो वो क्या हो जाएगी? सर्कल हो जाएगी। बोलो हो जाएगा नहीं होगा? यू इज द वाइफ ऑफ क्यू। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ वी। डब्ल्यू वी का फादर है। फादर कौन है? डब्ल्यू है। किसका फादर है?
V का फादर है, अगर W V का फादर है तो W V से एक जनरेशन ऊपर होगा। W V से एक जनरेशन ऊपर होगा, अगर W V से एक जनरेशन ऊपर होगा तो V से एक जनरेशन ऊपर हमने बना दिया। W फादर है तो क्या होगा, मेल होगा, और मेल होगा तो सर्कल के ट्राइंगल सर ट्राइंगल होगा, तो हमने बना दिया W इज द फादर ऑफ V। W इज द फादर ऑफ V हमने ये बना दिया। अब ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो जरा ध्यान देने वाली बात है। कह रहा हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एस। एस की ग्रैंड मदर कौन है, एस की दादी कौन है? ऑब्वियस सी बात है, दादी कौन होती है, पिता की मां। ध्यान देना, दादी कौन होती है, पिता की मां। अगर हमें एस की दादी चाहिए तो एस के फादर की मां को निकालना पड़ेगा। एस के फादर कौन है बाबू, क्यू है, और क्यू की मां कौन है, तो क्यू की मां वी है। ध्यान देना, एस के फादर कौन है, क्यू है, क्यू के फादर पी है, पी की वाइफ वी है, तो एस की मां कौन हो जाएगी, वी हो जाएगी। एस की दादी कौन हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आंसर हो जाएगा वी। एस की दादी कौन हो जाएगी बेटा, एस की दादी वी हो जाएगी। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और आगे पूछता है, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर की सिस्टर इन लॉ कौन है, सीधी सी बात पूछा है, आर की भाभी कौन है। अगर हमें डायग्राम में देखना है तो आर की भाभी कौन होगी, तो आर का कोई भाई होगा, उस भाई की कोई वाइफ होगी, वही आर की भाभी होगी। तो आर का भाई कौन है, आर का भाई क्यू है, और क्यू की वाइफ कौन है, यू है। तो आर का भाई क्यू और क्यू की वाइफ यू, तो आर की भाभी कौन हो गई, यू हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका क्या हो गया, यू हो गया। और ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। फैमिली ट्री का एक पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत बढ़िया बात है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। कौन ब्रदर है, राजीव। किसका ब्रदर है, अतुल का। ब्रदर कौन है, राजीव ब्रदर है। किसका ब्रदर है, अतुल का। अगर राजीव ब्रदर है अतुल का, तो राजीव मेल है कि फीमेल है? ऑब्वियस सी बात है, राजीव मेल होगा कि वो ब्रदर है। अगर मेल है तो क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल हो जाएगा। अब हमने राजीव को ट्राइंगल के अंदर कर दिया। किसका ब्रदर है, हमें बता रहा है अतुल का, तो राजीव अतुल का ब्रदर है। राजीव को हमने मेल बना दिया। अतुल का जेंडर क्लियर नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता है। राजीव ब्रदर है अतुल का, तो राजीव तो मेल होगा, लेकिन अतुल का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अतुल बहन भी हो सकता है और अतुल भाई भी हो सकता है। आगे देखना, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया सुनील की सिस्टर है। ना सोनिया का पता ना सुनील का पता, इस लाइन को हमारे बच्चे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। कौन सन है, अतुल है। किसका सन है, सोनिया का। अब अतुल का जेंडर क्लियर हो गया, क्योंकि अब अतुल सन बन गया किसका, सोनिया का। अतुल अगर सन बन गया सोनिया का, तो अतुल मेल हो जाएगा, और अतुल जैसे मेल होगा ये ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। अतुल जैसे मेल होगा ये ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। और अतुल किसका सन है, सोनिया का सन है। सोनिया इससे एक जनरेशन ऊपर जाएगी। सोनिया यहां जाएगी तो सोनिया यहां पर आ जाएगी। अतुल सोनिया का सन है। अब कहता क्या है, एक लाइन हमने पीछे छोड़ी थी, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। कौन सिस्टर है, सोनिया सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, सुनील की सिस्टर है। अगर सोनिया सिस्टर है तो मेल है कि फीमेल है, 100% सर फीमेल होगी। और सोनिया अब क्या हो गई, फीमेल हो गई। किसकी फीमेल, किसकी सिस्टर है, सुनील की सिस्टर है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर सुनील आ जाएगा। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगर हम आगे देखें तो हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। राजीव सोनिया से कैसे संबंधित है। किसका रिश्ता पूछा है, राजीव का। किससे पूछा है, सोनिया से। राजीव सोनिया का कौन है, हमें यही बता देना है। आइए बच्चे देखते हैं, राजीव सोनिया का कौन है।
सोनिया यहाँ, सोनिया का बेटा अतुल, अतुल का भाई राजीव, अगर सोनिया का बेटा अतुल, अतुल का भाई राजीव, सीधी सी बात है, बेटे का भाई बेटा ही होता है। और यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सन हो जाएगा। जरा सही से बताना आप सभी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। आपको ये बात समझ में आई। यहां मैंने आपको ये प्रूव करने की कोशिश की है कि बिना नाम से, बिना रिलेशन के जेंडर क्लियर नहीं करना है। नाम से कभी किसी के जेंडर को आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप अनुपम नाम ले लो, अनुपम मेल फीमेल दोनों का नाम होता है। कमला नाम ले लो, कमला मेल फीमेल दोनों का नाम होता है। सोनू नाम ले लो, सोनू मेल फीमेल दोनों का नाम होता है। तो आप कैसे किसी नाम से किसी का जेंडर क्लियर कर सकते हो? इसीलिए जब तक रिलेशन नहीं पता, जब तक रिश्ता नहीं पता, मेरा कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं करेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। आप सभी को, मुझे ये इस बात का बड़ा विश्वास है कि आप सभी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और एक कंटेंट समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहता है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा सुधीर की पुत्र बधू है। पुत्र बधू कौन होती है? हमने हमेशा कहा है कि जो पुत्र का वध करे वही पुत्र बधू है। जो पुत्र का वध करे वही पुत्र बधू है। सीमा सुधीर की पुत्र बधू है। अगर सीमा सुधीर की पुत्र बधू है तो सुधीर के पुत्र का वध करने के लिए पहले पुत्र का पैदा होना जरूरी है। तो पहले सुधीर भाई साहब, ये सुधीर है। अगर मैं सुधीर की बात करूं, सुधीर के एक बेटा होगा, उस बेटे की शादी किससे होगी? सीमा से होगी। अब बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर कह रहा सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा सुधीर की पुत्र बधू है। सीमा अगर पुत्र बधू है किसकी? सुधीर की। तो हमने सीमा को यहां बना दिया। सुधीर का एक बेटा होगा और बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी? पुत्र बधू। और मैंने कहा जो पुत्र का वध करे वही कहलाती है पुत्र बधू। और यहां पर सुधीर की पुत्र बधू कौन हो गई? सीमा। आगे लाइन कहता है एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। और रमेश की भाभी है। भाभी किसकी है? रमेश की। भाभी कब बनेगी? जब उसके हस्बैंड की वो भाई, हस्बैंड की वो पत्नी रहेगी। मतलब सीधी सी बात है कि इनके कोई भाई या बहन रहा होगा, उसका नाम रमेश रहा होगा। इनके कोई भाई या बहन रहा होगा, इनका नाम रमेश रहा होगा। ध्यान रखना रमेश का जेंडर क्लियर नहीं होगा। आगे कहता क्या है? मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड द ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। मोहन, मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का इकलौता भाई है। मोहन सुधीर का पुत्र, रमेश का इकलौता भाई। रमेश के एक ही भाई है जिसका नाम क्या है? मोहन है। और वो किसका पुत्र है? सुधीर का पुत्र है। मतलब यहां पर बेटा कौन आएगा? मोहन आएगा। और मोहन का जेंडर अब क्लियर है, क्योंकि पहली बात तो वो भाई हो चुका है। यहां पर ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, पहली बात तो भाई हो चुका है। और दूसरी बात आप सभी को पता है वो हस्बैंड है सीमा का, तो वो क्या रहेगा? मेल ही रहेगा। वो क्या रहेगा? मेल ही रहेगा। तो यहां से हमने क्या देख लिया? रिलेशन बन गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन? बहुत बढ़िया बात कह रहा है। सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है? ध्यान देना, जब बीच में संबंध पूछा जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पूछा जाए, जब भी बिटवीन लग जाएगा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, जब भी बिटवीन लग जाएगा बेटा तो इसे हम म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? म्यूचुअल रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम पारस्परिक संबंध बोलते हैं। कैसा संबंध बोलते हैं? हम पारस्परिक संबंध बोलते हैं। अगर हम इस बात को आपको समझाएं तो आपको यूं समझ में आएगा, जैसे मैं पूछूं हाउ इज यू रिलेटेड टू योर फादर्स वाइफ? हाउ इज यू रिलेटेड टू योर फादर्स वाइफ? आप अपने पिता की पत्नी से कैसे संबंधित हो? तो आप बोलोगे सर या तो मैं सन हूं या तो मैं डॉटर हूं। मतलब जो मेल है वो सन है, जो फीमेल है वो डॉटर है। मैं पूछूं हाउ इज योर मदर्स हस्बैंड रिलेटेड टू यू? आपके माता के पति आपसे किस प्रकार संबंधित है? तो आप कहोगे सर वो हमारे फादर है। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर मदर्स हस्बैंड एंड यू? आपके और आपके माता के पति के बीच में
क्या संबंध है, तो यहां पर आपका म्यूचुअल रिलेशन है। और जब आप म्यूचुअल रिलेशन की बात करोगे तो म्यूचुअल रिलेशन में हमें दोनों रिश्तों को बताना पड़ता है, जिसे हम पारस्परिक संबंध बोलते हैं। अगर हम देखें तो मोहन और सीमा के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है, जो पारस्परिक संबंध है, उसे हम बोलते हैं पति पत्नी का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध। तो यहां से जो म्यूचुअल रिलेशन हमारा देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हस्बैंड वाइफ। क्या देखने को मिलेगा बाबू? हस्बैंड वाइफ। यहां से आंसर आ गया हस्बैंड वाइफ। दैट मीन्स आपको यहां से समझने को क्या मिला, जब बिटवीन लग जाएगा तो हमें पारस्परिक संबंध बताना पड़ेगा। बीच में क्या संबंध अगर ये पूछ रहा है तो हमें दोनों रिश्तों को बताना पड़ेगा, और नॉर्मल पूछेगा तो हमें केवल उस व्यक्ति का रिश्ता बताना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये गलतियां करके आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अपने ऑप्शन के माध्यम से आपको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करता है। अरे मेरे शेर, तुम पढ़ते फिजिक्स वाला में हो और गवर्नमेंट एग्जाम वाला सेक्शन में पढ़ते हो, कैसे आपसे गलती हो सकती है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते, ये तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि छोटी मोटी गलतियां हमारे बच्चे करने वाले। यू आर रॉकर्स, आप रॉक करने के लिए पैदा हुए हो, आप विजय पताका लहरा के आओगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आइए इसी पताके के साथ, इसी बातों के साथ हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन की कीमत समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कहता सीता इज द नीस ऑफ अशोक। सीता अशोक की भतीजी है। ए बाबू, अगर मैं नीस की बात करूं तो नीस आपकी कौन होती? भाई या बहन की बेटी दोनों होती है। सर हम स्टार्ट कहां से करें? तो एक बहुत ही कॉमन सी बात मैं आपसे बता दूं। अगर मैं किसी गाड़ी से घूम रहा हूं बाहर और मेरे गाड़ी पर एक बच्ची बैठी हुई है, आपने मुझसे पूछा सर वो आपके साथ एक लड़की घूम रही थी, वो कौन थी? मैंने कहा वो मेरी नीस है, मेरी भतीजी है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई की बेटी की बहन की बेटी? ऑब्वियस सी बात है सर, भाई की बेटी। मैंने कहा एक महिला के साथ मैं घूम रहा था, आपने कहा सर वो कौन थी? हमने कहा वो मेरी ग्रैंड मदर थी। आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम नानी आएगा कि दादी आएगा? आप बोलोगे सर दादी आएगा। अगर मैं पूछूं एक व्यक्ति के साथ मैं घूम रहा था, आपने पूछा वो कौन था? मैंने कहा अंकल थे मेरे वो। तो आपके माइंड में क्या आएगा? मामा आएगा कि चाचा आएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ चाचा आएगा, वहां दादी आएगी, और वहां पर उसके पहले क्या आया था? भाई की बेटी आई थी। मतलब अपने जीवन में जिस रिलेशन को आप ज्यादा रिलेट करते हो, जिस रिलेशन को आप जीते हो, वही बना लेना। 99% क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए, तो क्या कहता है? सीता इज द नीस ऑफ अशोक। सीता अशोक की भतीजी है। भतीजी कौन है? सीता। किसकी? अशोक की। भतीजी कौन होती है? नीस कौन होती है? नीस होती है भाई की बेटी। आइए अशोक का भाई लाते हैं। ये अशोक है। ए बाबू, क्या अशोक का जेंडर क्लियर होगा? ना जी ना जी, अशोक का जेंडर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अशोक के भाई की बात की है, अशोक की बात नहीं की है। अशोक का भाई यहां पर कोई होगा? इनकी बेटी कौन होगी? अब इनकी बेटी इनसे जनरेशन नीचे होगी। बेटी है तो फीमेल है, फीमेल है तो सर्कल है, और यहां पर कौन है? सीता। सीता इज द नीस ऑफ अशोक। आराम से बन गया। लक्ष्मी इज द मदर ऑफ अशोक। लक्ष्मी अशोक की मां है। मां कौन है? लक्ष्मी। किसकी मां है? अशोक की। मां है तो एक जनरेशन ऊपर की नीचे? सर ऊपर होगी। और मां है तो मेल की फीमेल? सर फीमेल होगी। अरे फीमेल है तो सर्कल की ट्राइंगल? सर सर्कल होगी। बना देना भाई। अशोक की मां क्या कह रहा है? लक्ष्मी इज द मदर ऑफ अशोक। ये हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी मां है? लक्ष्मी अशोक की मां है, हमने बना लिया। फिर कहता है कल्याणी इज द मदर ऑफ लक्ष्मी। कल्याणी इज द मदर ऑफ लक्ष्मी। मदर कौन है? कल्याणी। मां कौन है? कल्याणी। किसकी मां है? लक्ष्मी की मां है। कल्याणी मां है तो एक जनरेशन ऊपर के नीचे? सर ऊपर। मेल की फीमेल? सर फीमेल। सर्कल के ट्राइंगल? सर सर्कल। कल्याणी मां हो गई लक्ष्मी की। हमने कल्याणी को यहां पर बना दिया और कल्याणी को मां बना दिया लक्ष्मी की। गोपाल इज द हस्बैंड ऑफ कल्याणी। हस्बैंड कौन है? गोपाल है। किसका हस्बैंड है? कल्याणी का। गोपाल होगा तो सेम जनरेशन, हस्बैंड है तो सेम जनरेशन और डबल लाइन। हस्बैंड वाइफ के लिए सेम जनरेशन डबल लाइन।
तो कल्याणी के हस्बैंड कौन है? गोपाल है। गोपाल है तो डबल लाइन, और डबल लाइन है तो सर्कल के ट्राइंगल, सर ट्राइंगल, क्योंकि वो क्या है? मेल है। ये हो गए हमारे गोपाल जी। अब क्या कह रहा था? गोपाल इज द हस्बैंड ऑफ कल्याणी। गोपाल कल्याणी का हस्बैंड हो गया। पार्वती, आगे लाइन कहता है, आगे लाइन कहता है पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। ए बाबू, पार्वती गोपाल की सास है। अरे दादा, सारी देवियां इसी क्वेश्चन में उतर के चली आई हैं। कोई बात नहीं, देवियों का स्वागत किया जाएगा, और गोपाल जी भी यही है। वाह भाई साहब, क्या अद्भुत मेल है। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। पार्वती गोपाल की सास है। गोपाल की सास होगी तो क्या होगी? गोपाल के वाइफ की माँ होगी। गोपाल की वाइफ कौन है? सर कल्याणी है। कल्याणी की माँ कौन होगी? सर पार्वती होगी। ये हमने माँ पार्वती को यहां बिठा दिया। उम्मीद करता हूं डायग्राम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछता है बाबू, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सीता गोपाल से कैसे संबंधित है? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है तो आप सभी को पता है रिलेशन किसका पूछा? ए बाबू, रिलेशन किसका पूछा? हाउ इज सीता रिलेटेड टू अशोक? हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सॉरी, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? रिलेशन किसका पूछा? सीता का। किससे पूछा? गोपाल से। अरे रिश्ता किसका बताओगे? सीता का। किससे बताओगे? गोपाल से। अगर सीता का रिश्ता तुम्हें गोपाल से बताना है तो ये देखो रिलेशन यहां से। सीता की बेटी कौन है? तो अगर आप देखोगे तो सीता की बेटी कौन है? गोपाल की बेटी कौन है? तो गोपाल की बेटी लक्ष्मी है। अगर हम देखें तो गोपाल की बेटी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का बेटा कौन होगा? कोई मान लो यहां पर ए हो गया। भाई मेरे, गोपाल की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा ए। सीधी सी बात है, अगर ए यहां है तो गोपाल का ये नाती होगा। बेटी का बेटा क्या होगा? नाती होगा, जिसको आप ग्रैंड सन बोलते हो। और उसकी बेटी क्या हो जाएगी? वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, जिसको आप हिंदी में परनातिन बोलोगे, और हिंदी में ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलोगे। हिंदी में बेटा क्या बोलोगे? हिंदी में बेटा आप परनातिन बोलोगे। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में बाबू आप ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलोगे। क्या बोलोगे? ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलोगे। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। परनातिन ग्रेट ग्रैंड डॉटर, परनातिन ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अभी बात सभी को समझ में आई होगी। अब ऐसे देख लो, गोपाल की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा ये, इसका मतलब ये इनके नाती हो गए। और नाती की बेटी क्या होगी? नाती की बेटी पर नातिन होगी, और पर नातिन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही प्यारा सा, बड़ा ही यूनिक सा क्वेश्चन है। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बड़ी ही खुशी प्राप्त होगी। क्या क्वेश्चन है, कितना बढ़िया बात इस क्वेश्चन में कहा गया है। आइए देखते इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है। क्वेश्चन कहता है, एवरी चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। क्या कह रहा है? एवरी चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली? तो परिवार में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी? क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो उस परिवार में लगभग कुल कितने बच्चे होंगे? कम से कम, मिनिमम कितने बच्चे होंगे? आइए, अगर इस डायग्राम को आपको समझना है तो आप यूं समझिए, यहां पर ए है, यहां पर क्या है? ए है। अब ए के आप 4 भाई लेकर के आओ। जब ए के 4 भाई लेकर के आओगे तो यहां पर कौन बनेगा? यहां पर बी बनेगा, यहां पर सी बनेगा, यहां पर डी बनेगा, और यहां पर ई बनेगा। कौन कौन बनेगा? ए का 4 भाई बनाओगे तो बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, और ई बनेगा। तो ए के 4 भाई तो हो गए, लेकिन ए के कम से कम हमें 3 सिस्टर्स, 3 बहनें लेकर के आनी है। अगर हम 3 बहनें लेकर के आएंगे तो यहां पर एफ बनेगा, यहां जी बनेगा, और यहां पर एच बनेगा। हमने क्या देखा कि ए के 4 भाई हो गए,
3 बहनें हो गई, बहुत बढ़िया। बी के 4 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई, बहुत बढ़िया। सी के 4 भाई, 3 बहनें, बहुत बढ़िया। डी के 4 भाई, 3 बहनें, बहुत बढ़िया। अरे ई के भी 4 भाई, 3 बहनें, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एफ के कितने भाई, मैं पूछूं बाबू एफ के कितने भाई, आपने कहा 5, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम से कम 4 भाई चाहिए। बढ़ जाएंगे चलेगा, 4 से कम में काम नहीं चलेगा। एफ के 4 भाई नहीं, 5 भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एफ की कितनी बहन चाहिए? एफ के 3 सिस्टर चाहिए। कितनी सिस्टर? 3 सिस्टर। और एफ की कितनी सिस्टर है? 2 ही सिस्टर है सर। तो एक सिस्टर तो बढ़ाना पड़ेगा ना। एक सिस्टर आपने किसको बढ़ा दिया? आई को बढ़ा दिया। अब देखो एफ के 5 भाई, 3 बहनें। जी के 5 भाई, 3 बहनें। एच के 5 भाई, 3 बहनें। आई के 5 भाई, 3 बहनें। सेट तो हो गया ना सर। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था कि परिवार में हर एक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हो। तो इस कंडीशन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना आ गया? 9। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना आ गया? 9। कुल बच्चों की संख्या कितनी आ गई? 9। भाई अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर हमारा अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वो क्या होगा, तो आइए उस पर देखा जाए। एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और आपके सामने देखने को मिलेगा। आइए अगर हम इसको आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। देयर इज अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडमदर इन अ फैमिली। एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं। एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं। ये दादाजी हो गए और ये दादी जी हो गई। एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं। देयर इज अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडमदर इन अ फैमिली हैज 2 फादर्स एंड 2 मदर्स। अब यहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? एक बात बताओ, मैं अपने आप को अगर लूं अपने परिवार में, तो मैं अपने माता पिता का पुत्र हूं, अपने दादा दादी का पोता हूं, अपने भाई का भाई, अपनी बहन का भाई हूं, अपने पत्नी का पति हूंगा, अपने बच्चों का पिता हूंगा। तो इंसान तो एक है, लेकिन रिलेशन कई सारे रख रहा है। यही बात इस क्वेश्चन में समझना है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कंप्रेस डायग्राम सिखाना चाहूंगा कि किसी क्वेश्चन में कितने कम लोगों से डायग्राम बनाया जा सकता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है ब्लड रिलेशन का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट होता है ब्लड रिलेशन का। क्योंकि अगर आपको यह बात नहीं पता है, कंप्रेस ऑफ डायग्राम आपको नहीं आता है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप फंस जाओगे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आइए दिखाता हूं। देयर इज अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडमदर इन अ फैमिली, हमने बना दिया। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तब आएंगे जब ये कंडीशन कुछ इस तरीके से बनी होगी। एक एक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गए, 2 फादर एंड 2 मदर्स। परिवार में 2 पिता और 2 माताएं हैं। अगर मैं इनकी शादी करा दूं तो देखो, एक फादर ये हो गए, अरे भाई मेरे पिताजी, एक फादर मेरे पिताजी और दूसरा मैं अपने बच्चों का पिता। तो परिवार में कितने बच्चे हो गए? कितने फादर हो गए? 2। 2 मदर, एक मेरी मां और एक मेरे बच्चों की मां। तो परिवार में कितनी माएं हो गई? 2। दिख रहा है, इनकी मां और इनकी मां। आपने बना लिया अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडमदर। आपने बना दिया 2 फादर्स एंड 2 मदर्स। अब कहता है द फैमिली हैज 4 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। परिवार में 4 बच्चे हैं और 3 पोते पोतियां हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और 4 बच्चे हैं। तो पहले 3 ग्रैंड चिल्ड्रन बना लो। ये लो भैया, एबीसी 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। एक काम हो गया, 4 बच्चे चाहिए। ये तीनों इनके बच्चे हैं, 3 बच्चे हो गए, और एक ये इनके बच्चे हैं। तो परिवार में 4 बच्चा हो गया कि नहीं हो गया?
एक मेरे पिता अपने माता पिता के बच्चे और एक मेरे 3 बच्चे, तो 3 बच्चे मेरे और माता पिता के एक बच्चा, तो 4 बच्चा, वो चारों बच्चे किसके हो गए? मेरे हो गए। तो उस परिवार में 4 बच्चे मिल गए, नहीं मिल गए? बिल्कुल मिल गए सर। अब कहता है हैज 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, एक भाई 2 बहनें बना दो। एक भाई 2 बहनें लो मिल गई, एक भाई हो गया और 2 बहनें हो गई उसी परिवार में। हैज 2 sons एंड 2 daughters, 2 बेटे 2 बेटियां, तो इनकी दोनों बेटियां, 2 बेटियां परिवार में दिख गई। 2 बेटे चाहिए थे, एक मेरा बेटा और एक मैं अपने पिता का बेटा, परिवार में 2 बेटे हो गए। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना, एक मैं अपने पिता का बेटा और एक मेरा बेटा, तो परिवार में 2 बेटे हो गए। आगे कहता है कि देयर इज अ मदर इन लॉ एंड अ फादर इन लॉ, एक सास और एक ससुर। ए भैया, इनके फादर इन लॉ ये हो गई, इनकी मदर इन लॉ ये हो गई। फादर इन लॉ भी दिख गए और मदर इन लॉ भी दिख गई। आ डॉटर इन लॉ, इन दोनों की ये डॉटर इन लॉ हो गई, इन दोनों की पुत्र वधू हो गई। तो इस तरीके से वे पुत्र वधू भी दिख गई। कह लिया हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने बच्चे हैं। सीधी सी बात है, सॉरी, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो परिवार सदस्यों की संख्या आपको 2 2 4 3 7 दिखाई दिया, जिसको आप ऑप्शन नंबर ए में टिक कर दोगे। इसमें बच्चा क्या करता है, सारे नंबर ऐड कर देता है और कहता है सर परिवार में 23 पर्सन्स। गलत। कंप्रेस्ड आप डायग्राम का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है जिसको आपको समझने की जरूरत थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। आप सभी को यह बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भाई, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम अगले क्वेश्चन में आ गए फिगर इंडिकेशन की तरफ। अगर हम फिगर इंडिकेशन की बात हम करें तो हमें फिगर इंडिकेशन में सबसे पहले आपको एक चीज दिखानी पड़ेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे क्वेश्चन जब आपके पेपर में आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, जब फिगर इंडिकेशन की बात आएगा, डायग्राम में इंगित करने की बात आएगा, चित्र में दिखाने की बात आएगा, तो वहां पर हमेशा क्वेश्चन प्रयास करिएगा कि हिंदी से सॉल्व किया जाए। हमेशा प्रयास करिएगा कि हिंदी से सॉल्व किया जाए। यूज आप इंग्लिश का ले लो, वर्ड्स का यूज इंग्लिश का ले लो, लेकिन रिलेशन को हिंदी से समझना, क्योंकि जब हम अपने किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम इंडिकेशन नॉर्मल हिंदी में करते हैं। जैसे हम किसी शादी में गए तो हम क्या कहते हैं, अरे वो जो पीली साड़ी में दिख रही ना, वो मेरे बुआ के बेटे की बहू है। अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं, हम अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं। और इंडिकेशन ऑफ डायग्राम इसीलिए बच्चों का गलत होता है, क्योंकि वो उसको इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते, उनसे गलती हो जाती है। तो मेरे बच्चे, मुझे आपसे बस एक ही बात कह रही है, इसको हिंदी में सॉल्व करना, रिलेशन इंग्लिश में कनेक्ट करना, पढ़ना हिंदी में। जैसे कि मैं दिखाता हूं, एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मान लो ये एक पुरुष है और इसकी तरफ ये महिला इशारा कर रही है। ये मोटा सा पुरुष है, पतली सी महिला इशारा करते हुए क्या कहती है, कहती क्या है, एक महिला कहती है, 2 लोग हैं, एक जिसकी तरफ इशारा किया गया और एक जिसने इशारा किया, जिसे मैं और हम सभी बोलते हैं 2 पर्सन, एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर। स्पीकर मतलब वक्ता, लिसनर मतलब श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला, लिसनर मतलब सुनने वाला। 2 लोग होंगे, एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा, और जो रिलेशन बनेगा या तो बोलने वाले से बनेगा या तो सुनने वाले से बनेगा। अब ये समझ में कैसे आएगा, तो एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहती है, महिला कहती है, तुम्हारे पिता। किसके पिता? जिसकी तरफ इशारा किया उसके पिता। इशारा किसकी तरफ किया? पुरुष की तरफ। इशारा किसकी तरफ किया? पुरुष की तरफ। पुरुष कौन है? ये है। इसकी तरफ इशारा हुआ, इससे कहे तुम्हारे पिता, इनके पिता इनसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। बोलो हाँ या ना? एक जनरेशन ऊपर होंगे तो क्या होंगे? मेल होंगे। तुम्हारे पिता के पिता, इस पर्सन के, ये मैन है जिसकी तरफ उस वुमेन ने इशारा किया और कहती है तुम्हारे पिता
के पिता मेरे पिता हैं। ये मेल उस फीमेल का फादर है, ये मेल उस फीमेल का फादर है, तो उस फीमेल का फादर होगा तो यहां पर उनकी वो कौन आ जाएगी, बहन आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। इस मैन की तरफ इंडिकेट करते हुए ये वुमेन, ये महिला कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता मेरे पिता है। डायग्राम बन गया। क्वेश्चन क्या पूछता है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, देन हाउ इज द वुमैन रिलेटेड टू द मैन, तो वह वुमैन, वह महिला उस मैन से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर उसने रिलेशन वुमैन का पूछा है तो वुमैन का रिलेशन बता दो। वुमैन का रिलेशन बताओगे तो ये मैन के फादर हैं, और फादर की कौन है, सिस्टर है। फादर की सिस्टर कौन होती है, आंटी होती, जिसे आप बुआ बोलते हो। आंटी होती जिसे आप क्या बोलते हो, बुआ बोलते हो। तो आपको समझ में आ गया, फादर की सिस्टर कौन हो जाएगी, आंटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ बॉय सेज दैट द ओनली सिस्टर ऑफ योर ओनली ब्रदर इज माय मदर। अब देखो इसकी लैंग्वेज कितनी अजीब सी लगती है। हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी की लैंग्वेज बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, इशारा कौन कर रहा है, महिला की ओर। किसने इशारा किया, लड़के ने इशारा किया, और क्या कहा, तुम्हारे एकमात्र भाई। किसके एकमात्र भाई, किसके एकमात्र भाई, महिला के एकमात्र भाई, जिसकी तरफ इशारा किया गया ये महिला है। इस महिला से कहा गया तुम्हारे एकमात्र भाई, इसके एकमात्र भाई यही होगा। तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन अर्थात ये महिला खुद, तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन अर्थात ये महिला खुद, तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी मां है। किसकी मां है ये, उस लड़के की मां। लड़का कौन है, ये। तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी मां है। तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी मां है। तो महिला का, ये फीमेल है, इसका रिलेशन पूछा है। महिला का, ध्यान से सुनना, लड़के की मां की तरफ से उसकी दादी मां। कितनी बढ़िया बात पूछ ली। महिला का, लड़के की मां की तरफ से उसकी दादी मां। तो पहले जानो मां की तरफ से उसकी दादी मां कौन होती है। बाबू मेरे, मां की तरफ से दादी मां कौन होती है, नानी होती है। अगर केवल दादी कहता तो हम पापा की मां से रिलेशन निकालते। मां के तरफ से दादी मां कहा है तो हम नानी से रिलेशन निकालेंगे। उस लड़के की नानी कौन हो जाएंगी, इनकी मां। हिंदी में देख लो, इंग्लिश में लिखा है बॉयज मैटरनल ग्रैंड मदर। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द बॉयज मैटरनल ग्रैंड मदर। तो वो महिला लड़के की मैटरनल ग्रैंड मदर से कैसे संबंधित है। सीधी सी बात है, ये लड़का है, ये लड़के की माँ है। लड़के की मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होगी, उसकी माँ होगी। इनकी ये कौन हो जाएगी, इनकी ये डॉटर हो जाएगी। इनकी ये कौन हो जाएगी, ये डॉटर हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, पुत्री बोलेंगे। इनकी ये क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, पुत्री बोलेंगे। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो आइए हम उसको जरा देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या बोलते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन, सांकेतिक रक्त संबंध, जो कि मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बार मेंस में क्वेश्चन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे समझेंगे, आइए इस बात को समझा जाए। ध्यान देना, कोडेड ब्लड रिलेशन में
पूरा का पूरा खेल साइन का होता है, चिन्हों का होता है, प्रतीकों का होता है, कोई यूज नहीं होता। मुझसे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर ये बहुत टफ लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोडेड ब्लड रिलेशन सबसे इजीएस्ट पार्ट है ब्लड रिलेशन का, सबसे सरलतम रूप है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। क्योंकि रिलेशन तो गिवन होता है, रिश्ता तो दिया होता है, हमें केवल जो प्रतीक, जो चिन्ह, जो साइन दिया है, हमें उसी पर रख करके रिलेशन निकाल देना है। हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें देखने को क्या मिलता है? हमें देखने को मिलता है m इज नॉट इक्वल टू n। m इज नॉट इक्वल टू n का मतलब है m इज फादर ऑफ n। अब ये इज नॉट इक्वल टू का खेल है सर। ये क्वेश्चन में अब जहां भी इज नॉट इक्वल टू आएगा, वहां पर पहला पर्सन दूसरे पर्सन का फादर हो जाएगा। यहां पर m इज नॉट इक्वल टू n है, m इज फादर ऑफ n। राम इज नॉट इक्वल टू श्याम दे तो राम इज फादर ऑफ श्याम हो जाएगा। राहुल इज नॉट इक्वल टू सुनील दे तो राहुल फादर हो जाएगा सुनील का। सीमा इज नॉट इक्वल टू मीना दे दे तो सीमा फादर हो जाएगी मीना की। फर्क नहीं पड़ता सर वो कौन आया, फर्क पड़ता है साइन कौन सा लगा है। अगर साइन आपका इस क्वेश्चन में इज नॉट इक्वल टू आएगा तो पहला वाला दूसरे वाले का फादर हो जाएगा। $m मीन्स m इज सन ऑफ n। सन कौन है? m है। किसका सन है? n का है। अगर m सन है तो डॉलर जहां भी लगाओगे वहां पर पहला वाला दूसरे वाले का सन हो जाएगा। ए बेटा एट द रेट तुम जहां लगा दोगे वहां पहला वाला दूसरे वाले का ब्रदर हो जाएगा। अगर m इज ब्रदर ऑफ n बनाओगे तो m इज ब्रदर ऑफ n बन गया। m इज ब्रदर ऑफ n बन गया। आपने क्या देखा कि पूरा खेल साइन का है, पूरा खेल प्रतीकों का है। आ जाइए क्वेश्चन में और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट। कह रहा तो नीचे दिए गए कथन के आधार पर निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? ए डॉलर, बी। डॉलर मीन्स क्या होता है सर? डॉलर मीन्स होता है फर्स्ट वाला दूसरे वाले का सन है। सर ए और बी में फर्स्ट कौन है? सर ए है। सन कौन होगा? ए होगा। किसका सन होगा? बी का होगा। हमने ए को सन बना दिया। सन बनाओगे तो मेल होगा और मेल होगा तो ट्राइंगल होगा और ट्राइंगल बना दिया। ए इज सन ऑफ बी। लेकिन बी ए का कौन है यह हमें पता नहीं। ए जरूर सन है बी का, लेकिन बी फादर भी हो सकता है और बी मदर भी हो सकती है। हम आगे बढ़े, हमें देखने को मिला बी एट द रेट सी। अब फर्स्ट कौन हो गया? अब फर्स्ट बी हो गया, सेकंड कौन हो गया? सी हो गया। और एट द रेट में क्या होता है? फर्स्ट वाला सेकंड वाले का ब्रदर है। यहां फर्स्ट कौन है? बी है। सेकंड कौन है? सी है। ब्रदर कौन है? बी है। किसका ब्रदर है? तो भाई साहब सी का ब्रदर है। ब्रदर है तो क्या होगा? मेल होगा। और मेल होगा तो क्या होगा? ट्राइंगल होगा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का जेंडर क्लियर। आगे आया सी इज नॉट इक्वल टू डी। इज नॉट का मतलब होता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले का फादर है। फादर कौन है? सर फादर सी है। किसका फादर है? सर डी का फादर है। अगर सी फादर है तो मेल है कि फीमेल है? सर मेल है। और ट्राइंगल की सर्कल, सर्कल ट्राइंगल होगा। सी इज फादर ऑफ डी। सी इज फादर ऑफ डी। डायग्राम यही बना है। डी का जेंडर क्लियर नहीं है। ऑप्शन चेक करेंगे क्या हमसे पूछा है। हमसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है डी इज द ब्रदर ऑफ ए। डी ए का भाई है। सर ने पहले ही बता दिया इस धरती पर तुम्हारा भाई बहन वही है जो सगा है, बाकी सब के सब कजिन है। बोलो हाँ या ना? यही तो पढ़ाया। इस धरती पर आपका भाई और बहन कौन है? इस धरती पर आपका भाई और बहन वही है जो सगा है, सहोदर, जो एक ही माता पिता की संतान ने वही भाई और बहन है। बाकी सब के सब क्या है? कजिन है। क्या डी और ए एक ही माता पिता की संतान है? नहीं सर, ये दोनों अलग अलग पिताओं की संतान है। इसलिए पहला क्या हो गया? गलत। डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ये भी गलत। पहली बात। दूसरी बात, जेंडर ही नहीं क्लियर है तो आंसर कहां से लाओगे? तो वैसे भी गलत है। अब कहता है डी इज द कजिन ऑफ ए। आप सभी को पता है कजिन होने के लिए जेंडर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तो डी ए का कजिन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
और लेकिन चौथा कह रहा है ए इज द कजिन ऑफ डी, ए भी कजिन है डी का। तो सर क्या एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होगा? सही तो दोनों हैं। तो क्या एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होगा? नहीं सर। क्या किया जाए सर? सर क्या किया जाए? सर कुछ नहीं सर, हम हिंदी में चले जाएंगे, हिंदी से हेल्प लेंगे। हिंदी कहता है डी ए का चचेरा भाई है। ले भैया, चचेरा भाई होने के लिए डी को मेल होना पड़ेगा। डी का जेंडर भी नहीं क्लियर है, मेल कहां से कर दोगे? तो हिंदी आपकी हेल्प करता है। हिंदी कह रहा है भैया सी को गलत कर दो, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए इज द कजिन ऑफ डी। बिल्कुल सर, यहां भी कह रहा है ए डी का चचेरा भाई है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी। अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी में फंस जाओ तो इंग्लिश की हेल्प ले लो, इंग्लिश में फंस जाओ तो हिंदी की हेल्प ले लो। समझ में बात आ गई? आइए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही कायदे से समझना, उसके बाद हम फिर आगे बात करेंगे। चलिए भाई, यहां पर देखेंगे m इज नॉट इक्वल टू n। आप समझ ही गए हैं कि साइन का मतलब क्या होता है। m इज नॉट इक्वल टू n का मतलब है m इज द सन ऑफ n। बहुत बढ़िया। m एट द रेट n का मतलब क्या होता है? m इज सिस्टर ऑफ n। बहुत बढ़िया। $m का मतलब क्या होता है? m इज फादर ऑफ n। बहुत बढ़िया भाई, सभी ने देख लिया, m इज फादर ऑफ n बना दिया। बिल्कुल सभी ने देख लिया इस क्वेश्चन को, साइन समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दैट सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि सी पोती है ई की? कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि सी पोती है ई की? आइए हम देखते हैं और डायग्राम को चेक करते हैं। हमने हर जगह देखा बाद वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। देखा बाद वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहां भी बाद वाले का जेंडर क्लियर नहीं होगा। और हमें पता क्या है, सी को अगर हमें क्या बनाना है, ग्रैंड डॉटर बनाना, तो सी का फीमेल होना जरूरी है। सर यहां पर लास्ट में सी है और यहां पर लास्ट में सी है, क्या बाद वाले का जेंडर क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। ऑप्शन को बाहर कर दो। गलत नहीं है, गलत नहीं है, एलिमिनेट किया है। जरूरत पड़ने पर दोबारा ऑप्शन चेक किया जा सकता है, लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। बी ऑप्शन चेक करो, सी इज नॉट इक्वल टू बी। इज नॉट करोगे फर्स्ट सन हो जाएगा, सन होगा तो सी को मेल बनना पड़ेगा, और मेल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर नहीं बन पाएगी। तो ये तो 100% गलत है। क्या सर ऑप्शन डी टिक कर दे? नहीं, रुक जाओ, बिना चेक किए आंसर टिक मत करना, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन को आपने एलिमिनेट किया है, गलत नहीं है। ऑप्शन डी को चेक कर लो। चेक कैसे करोगे? सी एट द रेट बी। एट द रेट मीन्स क्या होता है? पहला वाला दूसरे वाले का सिस्टर है। सिस्टर कौन है? सी। किसकी? बी की। सी एट द रेट बी, हमने सी को सिस्टर बना दिया बी का। बी इज नॉट इक्वल टू डी। बी इज द सन ऑफ डी। हम क्या करेंगे? बी को सन बना देंगे डी का। ये ले भैया, बी इज सन ऑफ डी हमने कर दिया, और डी इज नॉट इक्वल टू ई। डी इज नॉट इक्वल टू ई। इज नॉट का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले का सन होता है। अब डी इज नॉट इक्वल टू ई, डी सन हो गया किसका? ई का। आपको चाहिए क्या था? सी ग्रैंड डॉटर हो ई की, और मिल क्या रहा है? सी ग्रैंड डॉटर है ई की। इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। आप लोग को उम्मीद, मुझे तो पूरी ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसको जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज के सेशन कैसा लगा और कितना समझ में आई ये सारी बातें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपने माता पिताजी का ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।